सारे देश की नजरें इस वक्त बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई हैं। सुबह से ही लगातार इस पर नजरें बनी हुई हैं कि आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन सा गुट जीतेगा, कौन सा दल जीतेगा। हालांकि रुझानों में कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो गई हैं, जिसमें बीजेपी परचम लहराती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मेरे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी हरि जी और अजीत जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वहां जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, जो गुट ने अपनाई गई, जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो इतना पीछे क्यों चल रहे हैं, बीजेपी शिवसेना इतनी आगे क्यों चल रही है, और बाकी जो दल हैं उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, वो कहां कहां से जीत रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल हरि जी से। सर, बीएमसी एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि आज जो चुनाव हो रहा है वो उसे बहुत हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। एक उसका बजट है और दूसरा महाराष्ट्र मुंबई के मुद्दे हैं। सर, इसके पीछे क्या लगता है कि जो बीएमसी चुनाव को इस बार इतना हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है? देखिए, एक लंबा अरसा जो शिवसेना, अब शिवसेना नहीं, यूबीटी कहिए कि पहले शिवसेना थी। हालांकि शिवसेना इस बार भी जीत रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है यूबीटी शिवसेना जो है वो हार रही है। और बीएमसी में वो लगातार पिछले 30 वर्ष से वहाँ पर सत्ता में काबिज हैं। लेकिन सत्ता विरोधी बाकी चीज़ें बहुत सारा हो सकता है, ग्राउंड पर नाराज़गी हो। इसके अलावा असली शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे साहब ने जिसकी स्थापना की थी, वो अब उद्धव जी के पास नहीं है। उनके विचारों वाली पार्टी जो है इस समय वो शिंदे जी के पास है और वो भी जीत रही है इस समय। तो आप देखिए, मुंबई करने कहीं ना कहीं, अच्छा, पिछले कई सालों से आप देखिए, जब से बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग हुए उसके बाद से उनका जो बातचीत है, हिंदुत्व पर जो उनकी सोच है, बहुत सारा उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। क्योंकि शिवसेना मतलब बाला साहब का जो मतलब टैगलाइन और स्ट्रॉन्ग जिस पर वो मजबूती से पकड़ रखते थे कि शिव सैनिक हमारे, शिवसेना हमारे, ये उसी चीज़ पर उद्धव ठाकरे ने कंप्रोमाइज़ किया कहीं ना कहीं। आप उनके देखिए प्रवक्ता संजय राउत को देखिए, वो कैसे कैसे बयान लगातार इतने कई वर्षों से देते रहे हैं, जिसका विधानसभा में भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। और इस समय बीएमसी के चुनाव में भी कहीं ना कहीं उस पर असर दिख रहा है। दूसरी बात है कि शिवसेना जो है वो शिंदे गुट जो है, अब वो लोगों को लगा कि असली शिवसेना तो यही है। और दूसरी बात है कि उद्धव ठाकरे लास्ट में अपने भाई राज ठाकरे को लेकर के आए और राज ठाकरे फिर क्या उसी ट्रैक पर चले गए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर जो पहले चल रहा था। लेकिन इस बार बहुत देर हो गई। उनका ये जो संवाद था, ये आरोप था, ये उन पर हमला था, जो यूपी और बिहार के लोग हैं उन लोगों ने भी एक तरफा वोट दिया होगा बीजेपी और शिवसेना को, और यूबीटी गुट को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि अगर तुम हमारे खिलाफ ऐसे ही बात करते हो तो हम तुमको सत्ता से बाहर रखेंगे। यूपी बिहार के लोगों की वहाँ पर अच्छी खासी संख्या है और मुझे लगता है कि उन लोगों ने इनको सही ढंग से वोट नहीं किया, तभी तो इतने कम सीटों पर आसमटे। राज ठाकरे वही पुराना राग अलाप रहे हैं, कोई नया मुद्दा लाते तो जिससे लोग प्रभावित होते, जो नए नए मुद्दे चल रहे हैं कुछ ऐसा बयान देते। देखिए, सबका अपना अपना स्टाइल है। राज ठाकरे उसी तरह के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने उसमें भी नया कुछ करना था। इतने वर्षों के बाद वो मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना अवसर खो दिया। उनको और कुछ नया ढूंढना चाहिए। दूसरा कि मराठी मानुष की बात शिवसेना भी करती है, यूबीटी गुट भी करती है, बीजेपी भी करती है। लेकिन जो मराठी मानुष की बात है वो स्ट्रांगली यूबीटी गुट नहीं कह पाया, उद्धव ठाकरे का गुट नहीं कह पाया, जिसका खामियाजा उनको चुनाव में दिख रहा है। दूसरी बात है कि इस पूरे चुनाव में आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे मतलब उनका कोई भी चीज़ अगर आपको लगा हो कि उन्होंने बहुत मजबूती से कहा हो, चाहे उस तरह की बात की हो, वो सब घिसा पिटा डायलॉग, वही चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें। लेकिन बीजेपी ने कुछ नया करने की वहाँ कोशिश की, वहाँ पर बताया कि ये कमी है। और 30 साल से अगर आप सत्ता में हैं तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ग्राउंड पर विरोध होता है लोगों का कि हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं हुई, हमारे लिए पानी का सही प्रबंध नहीं, हमारे लिए ये नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो बीएमसी लेवल की चीज़ें हैं।
तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ये बताने में सफल रही कि वहाँ पर क्या कमी है, लोग क्यों परेशान हैं, और अगर हम सत्ता में आए तो आपकी परेशानी को हम कैसे दूर करेंगे। आप देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का जो भी आरोप रहता था उसको डायरेक्ट वहाँ के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस एड्रेस करते थे, उनके आरोपों पर वो सीधा जवाब देते थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार वहाँ पर शुरू से ही जीतने के मूड में दिख रही थी, और परिणाम अब सामने दिख रहा है और रुझान में है। रुझान में बहुत ज़्यादा बदलाव तो मुझे नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और शिवसेना मिलके वहाँ पर सत्ता पर काबिज हो सकती है बीएमसी में। देखिए, बता दें, रुझानों की अगर बात चलिए तो रुझानों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, और थोड़ी ही देर में आप जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे नतीजे भी सामने आते रहेंगे कि कौन कहाँ से जीत रहा है, किसने कितनी सीटें जीत ली हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं अपने दूसरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत सर क्या लगता है बीएमसी का जो बजट है 74,000 करोड़, कई राज्य भी उसके आगे बोने नज़र आते हैं, सारी लड़ाई उस बजट को लेके? हाँ, बजट को लेकर तो है ही है। मुंबई पर किसका राज होगा, लड़ाई ये है असली। और पहले हमने देखा 10-15 साल पहले कि जब बाला साहब ठाकरे थे तब बीजेपी नंबर 2 थी, छोटा भाई थी, और शिवसेना बड़ा भाई थी। उसका सीएम होता था। 30 सालों से बीएमसी पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का राज रहा है। लेकिन अब देखिए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर बीएमसी चुनाव हुआ, जो शिवसेना की जो विरासत थी वो कहीं ना कहीं जब से अलग हुई है शिवसेना से शिंदे गुट, तो वो विरासत उद्धव ठाकरे के पास न जाकर वो विरासत आ गई है शिंदे के पास। तो उन्होंने विधानसभा चुनाव भी उसी तरह से जीता, और बीएमसी में भी हम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर आसानी से बहुमत पा ले रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से 29 नगर पालिकाओं का अगर देखें उनका रिजल्ट, तो लगभग 26 पे ये लोग जो है काबिज हैं, और एक पे कांग्रेस, एक पे उद्धव ठाकरे, और एक पे शरद पवार की पार्टी का अभी आगे चल रहे रुझानों में आगे क्या होगा। लेकिन 26 पे आगे हैं, तो लगभग 90% वो जीत रहे हैं। और इसकी कई वजह है। एक तो विरासत आ गई, दूसरा राज ठाकरे जो है, राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ना उद्धव ठाकरे को काफ़ी महंगा पड़ा, इसलिए कि राज ठाकरे को खास करके उत्तर भारतीय जो है वो देखते हैं, उनको सही नहीं समझते हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं उन सबके दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे की राजनीति जो नॉर्थ इंडियंस है उनके खिलाफ रही है। तो वो शिंदे गुट में रहते जैसे पहले उनके मंच पे बिल्कुल राज ठाकरे के साथ उन्होंने जो गठबंधन किया, इसका खामियाजा इस चुनाव में उठाना पड़ा सीधा। नहीं तो देखिए, अगर नॉर्थ इंडियंस रहते और वो मुद्दा ना उठाते तो शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तो जीत भी सकते थे। लेकिन कांग्रेस भी अलग रही, और वो खुद जो है सबके साथ नहीं कर पाए गठबंधन। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है नॉर्थ इंडियन, और जो कि मुंबई में उनकी संख्या लगभग 35% से ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, यूपी बिहार के लोग। और वो वोट उन्होंने उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को हम देख रहे हैं कि उसका आक्रामक विस्तार हो रहा है। पहले शिवसेना जो है सबसे पुरानी सहयोगी है और छोटा भाई के रूप में थी बीजेपी, अब वो जो है बड़ा भाई बन चुकी है और शिवसेना को खा गई है बीजेपी। क्योंकि जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के नाम पे अलग हुए, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, तो वो बीजेपी ने उनको खा लिया, उनकी पार्टी को खा लिया। आधी से ज़्यादा पार्टी तोड़ के लाए और फिर उसको जिताया चुनाव में। तो बीजेपी का जो आक्रामक विस्तार है, हमने बिहार में भी देखा कि नीतीश कुमार पहले बड़े भाई थे लेकिन अब पीछे आ गए हैं। तो ये बीजेपी की राजनीति है, आक्रामक विस्तार करती है और पार्टी को खा जाती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि और जहाँ भी इनके गठबंधन है, पंजाब में भी हम देख चुके हैं कि अकाली दल पीछे हो गई है। तो बीजेपी की एक आक्रामक रणनीति, उसका विस्तार, दूसरा राज ठाकरे फैक्टर, और बीजेपी के पक्ष में इस देश में अब हवा चल रही। भले हमने 2024 में देखा कि लगभग 20% सीटें कम हुई नरेंद्र मोदी को, पिछले 2 चुनाव में पूर्ण बहुमत था, लेकिन इस बार 300 से घटकर 240 पे आ गई बीजेपी। बावजूद इसके फिर से मेकअप कर लिया है और पूरे देश में उनकी हवा चल रही है। और अब आगे भी देख सकते हैं कि बंगाल में भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है बीजेपी। तो बीजेपी के बिल्कुल ममता को नुकसान पहुंच सकता है कि जिस तरह से वहाँ पे मामले चल रहे हैं। तो बीजेपी का जो आक्रामक विस्तार है
और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कि अभी एक 45 साल के नितिन नवीन को, जो इनको कोई जानता नहीं था ज़्यादातर पूरे देश में, उनको अध्यक्ष बना दिया है। अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो पूर्णकालिक बनने वाले हैं 2-4 दिनों में। तो बीजेपी की ये जो रणनीति है ना, ये बहुत काम कर रही है। लोगों को उस पर भरोसा है, मोदी के नाम पर भरोसा है, और यही वजह है कि आप किसी भी क्षेत्र में देखिए तो बीजेपी, केरल के वहाँ पर भी जीत गई नगर निगम, तिरुवनंतपुरम नगर निगम जीत गई। तो बीजेपी का आक्रामक विस्तार हो रहा है, और जो पार्टियां पहले से थी वो पीछे हो रही हैं, और कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही देश में। तो ये सब वजहें हैं। और 74,000 करोड़ रुपया तो है ही है। किसी का भी नगर निगम का बजट होगा तो निश्चित तौर पर अपने हिसाब से पार्टी फिर चलाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार बीजेपी वहाँ पर जीती, हाँ, उसका मेयर बनेगा। सर क्या लगता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीएमसी चुनाव पे लगातार नज़र बनी हुई है, कि क्या लगता है, जैसे अभी सर ने बताया कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कितना तगड़ा कमबैक किया है, पहले से तैयारी चल रही थी, लेकिन दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि बीजेपी जहाँ जहाँ जाती है, जिससे गठबंधन करती है, फिर उसको ख़त्म कर देती है। देखिए, बीजेपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी पार्टी से बीजेपी का नाता तब टूटा था मुख्यमंत्री को लेकर के। बाद में वो बीजेपी से अलग हुए और उन्होंने बाकी तमाम दलों के साथ मिल कर के वो मुख्यमंत्री बने, बेटे को मंत्री बना दिया। तो उसी से बीजेपी का वहीं से बंटवारा शुरू हुआ। वो असली लड़ाई जो उस समय थी बड़े भाई और छोटे भाई की थी। उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि चुनाव से पहले हमने कभी नहीं कहा कि बीजेपी का सीएम होगा, चाहे ये होगा जिसकी पार्टी, और उस हिसाब से उन्होंने बात की। लेकिन बीजेपी कह रही थी कि हमने कभी उनसे वादा नहीं किया कि आपको सीएम ही बनाएंगे। सीएम किसका होगा ये चुनाव के बाद फैसला होगा, सीटों को लेकर। लेकिन बाद में क्या, हालांकि बीजेपी बिहार में ठीक इसके उल्टा कर रही है। वहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी अब छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन फिर भी उनको सीएम बनाया है। लेकिन महाराष्ट्र में उनकी मजबूरी नहीं थी, उनको शिंदे साहब मिल गए, पार्टी टूटा, चुनाव चिन्ह जो है शिंदे साहब के साथ चला गया, वजह चाहे जो भी रही हो, एक पूरी लेगेसी चली गई पूरी। अच्छा, उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो शिंदे गुट में चले गए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो शिंदे गुट में चला गया और कुछ लोग चले गए बीजेपी में, वो हिंदुत्व की विचारधारा थी। क्योंकि बाला साहब ठाकरे मतलब हिंदुत्व का वो चेहरा जो हिंदुत्व के लिए लगातार बोलता रहा जब तक वो जीवित रहे। और देश के इतिहास में अगर कभी लिखा जाएगा तो हिंदुत्व का परचम लहराना, धर्म ध्वज लहराने वाले में से एक थे। वो भी तब जब मुंबई में एक समय में अंडरवर्ल्ड डॉन बहुत हावी था। बावजूद इसके बाला साहब कभी कमज़ोर नहीं हुए। जब पाकिस्तान से चाहे किसी देश के मैच का विरोध किया, और मैच अगर भारत सरकार ने करवाया, बीसीसीआई ने करवाया, तो उससे पहले उन्होंने पीछे खुदवा दिया। बाला साहब ठाकरे वो थे। लेकिन उनका रंग और अंदाज जो है आज भी आप उद्धव ठाकरे में नहीं देखेंगे। राज ठाकरे में बिल्कुल दिशा ही अलग हो जी। लेकिन जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वो सत्ता में आए, उसके बाद उनकी विचारधारा अलग बिखरती दिखी। वो हिंदुत्व की बात तो करते थे कि लेकिन हिंदुत्व में भी वो कहीं ना कहीं इफ बट लगाते थे। ये जनता समझती है, और बीजेपी इसको लगातार उजागर करती रही कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। लेकिन बावजूद इसके हिंदुत्व के मसले पर ये उतने मजबूती से बात नहीं रखते जैसा वो रखते थे। सर कहीं ना कहीं ये इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपने पिता बाला साहब की राह से बिछड़ गए और बीजेपी ने इसको पकड़ लिया। बिल्कुल पकड़ लिया। आप देखिए ना, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैं सोनिया के साथ नहीं जाऊंगा। सोनिया गांधी का वो नकल उतारते थे चुनाव के दौरान। आप उनका वीडियो देखेंगे तो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। जी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ में कभी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए किनके साथ गए? कांग्रेस के साथ गए, एनसीपी के साथ। एनसीपी फिर भी उनके लिए अछूता नहीं था, लेकिन कांग्रेस के साथ जाना, सोनिया गांधी की पार्टी के साथ जाना, ये अपने आप में उनके जो फैंस थे, जो मुंबईकर थे, चाहे उत्तर भारतीय थे, जो बाला साहब के इमेज को लेकर के अभी भी उनके दिल में वो इमेज है, वो उसको बरकरार नहीं रख पाए। और मुद्दा सबसे बड़ा था हिंदुत्व के सवाल पर वो लगातार कंप्रोमाइज़ करते रहे और जनता उनसे कटती रही। कभी कुछ लोग शिंदे गुट में चले गए, साथ के साथ ट्रांसफ़र हो गया और बहुत सारे लोग बीजेपी में आ गए।
और इसी का फ़ायदा बीजेपी को आज चुनाव में मिलता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में भी अभी विधानसभा में इन्होंने जितना परचम लहराया है वो अपने आप में वो सारे फैक्टर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको हालांकि लास्टली राज ठाकरे को लेकर के आए, लेकिन राज ठाकरे के पास और भी करने को बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने मुंबई कर को जगा के नहीं, उन्होंने बिहारियों को चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को जो टारगेट किया उसका भी खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वोटर थे कभी, और आप उनके बारे में अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो लोग समझते हैं कि भाई जब तुम मेरे बारे में ऐसे करते हो, अगर कल सत्ता में आ गए तो फिर तो वही लाठी डंडे हम पर चलाओगे। तो इसीलिए लोगों ने वक्त रहते अपना जो चुनाव चिन्ह है, बहुत सारे लोगों ने बदला होगा कि भाई अब तो भाजपा ही के साथ, भाजपा के राज में ऐसी दिक्कत शायद मुझे ना हो, लेकिन वो तो सीधा कह रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के है कि मुंबई जो है, मुंबई ने फैसला अब फाइनली आना बाकी है, लेकिन रुझान से तो लग रहा है कि शिवसेना और बीजेपी मिलके वहाँ सत्ता पे काबिज होने वाली है। सर क्या कहते हैं, ठाकरे ब्रदर्स ने हार मान ली है? हार अगर ना भी माने तो जो नतीजे आ रहे हैं तो वो तो सीधे सीधे प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनकी हार हुई है। और देखिए होंगे कि जनता का रुख क्या है। बिल्कुल वो समझ गए हैं, और सारे चुनाव हारे हैं जब से ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई है, और उसके बाद उनकी पार्टी टूट गई है। उसके बाद जितने चुनाव हुए हर चुनाव हारे हैं, ऐसा कोई चुनाव नहीं कि जो जीत पाए वो। और ये भी बीएमसी में 2017 में चुनाव हुआ था, तब उनकी पार्टी जीती थी वहाँ पे। अब यहाँ पे बीजेपी आ गई है तो उनकी हार हो गई है। और बहुत हद तक देखिए, मैंने पहले भी कहा कि शिवसेना की जो बाला साहब वाली विरासत थी अब वो शिंदे वाली शिवसेना के साथ है। उनका पार्टी का निशान उनके साथ है, चुनाव चिन्ह उनके साथ है, धनुष बाण। तो बहुत बड़ा एक असर पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि राज ठाकरे तो बहुत पहले बाला ठाकरे के रहते वो अलग हो गए थे, और उनकी जो राजनीति है उत्तर भारतीयों के खिलाफ, उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। अब क्या फ़ायदा हुआ? जो पार्टी को नॉर्थ इंडियंस के वोट मिलने वाले थे वो भी नहीं मिले। तो ये देखिएगा आगे चलकर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और शिंदे की जो शिवसेना है, ये दोनों एक हो जाएं, और उद्धव ठाकरे शायद संन्यास ले लें, ऐसा भी हम देख लेते हैं। और आदित्य ठाकरे को ज़रूर जो है विरासत मिलेगी, वो आ सकते हैं इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों जो शिवसेना है अलग अलग, उद्धव ठाकरे की तो बहुत कमज़ोर हो गई, उनके विधायक भी बहुत कम है, सांसद बहुत कम है, और अब तो बीएमसी भी नहीं रही, तो उनके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। राज ठाकरे का हम हद देख ही चुके हैं, एक भी उनके एमएलए नहीं है, उनके ज़्यादा सीट्स मिलते नहीं हैं, मुंबई के बाहर उनकी राजनीति कुछ है भी नहीं। तो राज ठाकरे का वजूद अगर जो है चलाना है तो उनको अब चाहिए कि शिंदे की जो शिवसेना है उससे सब में सब मर्ज हो जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे अब चूँकि उन बीमार भी रहते हैं, काफ़ी उम्र भी हो गई है, तो आदित्य ठाकरे को आगे करके शिंदे के साथ ये लोग अगर चलते हैं पार्टी लेकर, तो फिर इनकी राजनीति महाराष्ट्र में कुछ दिन तक चलेगी, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। सर फिर विरोध में ही कौन रहेगा? अरे विरोध में शरद पवार है, कांग्रेस है, विरोध में तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टी, वो तो वैसे ही गिनती में। और अब हमने देखा कई जगह पे नहीं, अजीत पवार भी साथ हो रहे हैं शरद पवार के। आपने देखा कि बीजेपी के साथ सरकार में है, वो महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार हैं, लेकिन इन चुनाव में वो जो है शरद पवार के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं है, गठबंधन में नहीं, महायुति में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि चुनाव के दौरान उन्होंने यूपी बिहार वालों के खिलाफ तो बोला ही था, उसके बाद के अन्नामलाई हैं बीजेपी के तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस भी हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा था, उनको रसमलाई बोला था अन्नामलाई को। तो आप समझ लीजिए कि यूपी बिहार वालों को तो नाराज़ किया ही था राज ठाकरे ने, उसके अलावा साउथ और बहुत सारे दूसरे स्टेट के लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, तो नाराज़गी वहाँ के लोगों को भी उन्होंने नाराज़ किया कहीं ना कहीं ये बात बोल करके। और देखिए, मजाक का तरीका हो सकता है, उग्र तरीका भी हो सकता है, लेकिन आप किसी के खिलाफ बोलिए तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल न करिए पॉलिटिक्स में, जो पूरे कम्युनिटी चाहे पूरे स्टेट के लोगों को पर असर हो इसका। और वो इसका बखूबी उन्होंने ख्याल रखा कि पूरा मैसेज जाए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
चुनाव में गलत मैसेज देने का। क्योंकि आप देखिए कि मुंबई में बिहार और यूपी के लोगों की अच्छी खासी संख्या है जी, बिल्कुल। और आज से नहीं है, ये बहुत बहुत टाइम से है, 30 साल से है। तो कुल मिलाकर के है, अच्छा उनकी पीढ़ियां बढ़ती रहीं, उनका विस्तार होता रहा। पहले पिताजी थे, उसके बाद उनके 2 बेटे हुए, उनकी बेटियां भी वहीं ब्याही हैं, तो वो लगातार बढ़ते रहे। लेकिन आप एक बड़े समुदाय, बड़े तबके के खिलाफ जो है, बड़े स्टेट के लोगों के खिलाफ आप लगातार ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, तो आपको चुनाव में वो वोट नहीं देंगे, ये कन्फर्म था। और बीजेपी ने इसी को अच्छे से भुनाया है। देखिए, बीजेपी कैसे मुद्दे भुनाती है ये बखूबी जानते हैं, और वो भी बखूबी जानती है कि हमें कैसे किस स्ट्रेटजी के तहत पार्टी को लेके आगे चलना है, कैसे चुनाव लड़ना है। खैर, आपको बता दें, बीएमसी चुनाव में उसके रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने, शिवसेना ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, इनकी जीत हो रही है।